सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना आप तक उपलब्ध हो सके। तो हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप LT पेडागोजी यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हिंदी से संबंधित LT लेक्चरर, नेट, JRF, सेट, स्लेट और सेंटर की जो भर्तियां होती है, KVS, नवोदय, एकलव्य की तैयारी कर सकते हैं। इससे पूर्व हमने NCERT की 13 क्लासें जो चलाई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही 8 से 10 प्रैक्टिस सेट NCERT और साहित्य से संबंधित हम करा चुके हैं और 13 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि LT के हम चला चुके हैं। तो अगर यह पूरा वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यह संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका चिंतन, आपका मनन, आपकी तैयारी बेहतर रूप से आगे और सतत बढ़ सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन है। पूरा वीडियो आप लोग देखना। पहले इसमें 15 से 20 क्वेश्चन NCERT के हैं, उसके बाद संस्कृत के भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं और फिर साहित्य से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें होंगे। तो सारा मिश्रण आपको मिलेगा एक ही प्रैक्टिस सेट में बहुत बेहतर रूप से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, प्रारंभ करते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र, रेखाएं और स्मृति, मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन। तो इनमें से कौन सा नहीं है संस्मरण रेखा चित्र महादेवी वर्मा का, कौन सा नहीं होगा? तो आपने बेहतर रूप से आकलन कर दिया होगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति, रेखाएं और स्मृति, मेरा परिवार और मेरे बचपन के दिन। तो आपने अपना मूल्यांकन कर दिया होगा, आकलन कर दिया होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन हुआ होगा और ऐसा कन्फ्यूजन अक्सर एग्जाम में भी होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? बी। महादेवी वर्मा का रेखा और स्मृति नहीं है, बल्कि उनकी जो संस्मरण रेखा चित्र है स्मृति और रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन हुआ होगा। और मेरे बचपन के दिन भी इनका एक बेहतर जो है संस्मरण है। NCERT में जब मैंने छायावाद के चारों कवियों को पढ़ाया था और 13 क्लासें चला चुका हूँ, तो उसमें मैंने पूर्ण रूप से इनकी जो है काव्य रचनाएं, संस्मरण रेखा चित्र, साहित्य के क्षेत्र में इनको किन किन पुरस्कार से नवाजा गया महादेवी वर्मा को, तो पूरा उल्लेख मैंने इसके बारे में किया गया है। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन 100% कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन एग्जाम में यही होता है। आप जब तक आपके छोटे छोटे कन्फ्यूजन दूर नहीं होंगे, तब तक आपका आकलन बेहतर रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो है हमारे LT का जो सिलेबस में है, उसमें गद्य पद्य विधाएं लगी हुई हैं, साथ में उसमें नाटक विधाएं लगी हुई हैं और गद्य उत्तर या गद्यतर। तो गद्यतर में क्या होगा? जैसे नाटक, कहानी और उपन्यास होगा। ठीक है, तो स्मृति जो रेखाएं और चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, संस्मरण है या अन्य विधाएं, उसमें भी लगी हुई है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपने 18 में देखा होगा कि स्मृति की रेखाएं किसका है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि 2021 में क्या पूछा गया था? मेरा परिवार का जो है प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, 1972 का है। ठीक है, अब देखते हैं इनका थोड़ा आकलन का, थोड़ा एक तरीके से चर्चा करते हैं। अतीत के चलचित्र 1941 की है, एक इनकी और स्मृति और रेखाएं ये 43 के हैं, कहीं पर 47 भी मिलता है और ज़्यादातर बुकों में आपको 47 मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने NCERT में इनकी कोई भक्तिन ठकुरी बाबा कुछ रचनाएं पढ़ी होगी। ठीक है, मेरा परिवार 72 का पिछले बार भी पूछा गया था और पथ के सारथी 58 का है। ठीक है, और मेरे बचपन के दिन इनका भी यही है। ठीक है, यह भी एक संस्मरण है। तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपका बेहतर रूप से आकलन हुआ हो और यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, महादेवी वर्मा का मैंने पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी क्लास NCERT की चलाई है, उसमें मैंने इनके पुरस्कार लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, महादेवी वर्मा को प्रथम महिला ऐसी थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और साथ ही इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे पद्म विभूषण, भारत भारती, प्रथम भारत भारती सम्मान भी जो है प्रदान किया गया था। पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, द्विवेदी पदक हो गया। तो इनकी उपलब्धि काफ़ी रही और छायावाद की एक कवित्री रही और आधुनिक काल के इनको मीरा के नाम से भी जाना जाता है।
एक रचना इनकी आती है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 की है, काफ़ी बार पूछी जाती है। यह इनका निबंध है। तो स्त्रीत्व के संबंध में, स्त्री के जो समस्याओं के बारे में, स्त्री का जो स्त्रीत्व है, जैसे हम नारीवाद पढ़ते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल में नारीवाद पढ़ते हैं, हम जो हैं उसमें हिंदी, जब हमारा नेट JRF का होता है तो उसमें एक अतिरिक्त भार लगा रहता है, ठीक है। उसमें भी जो है नारीवाद, जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद हम पढ़ते हैं, प्रयोगवाद, तो उसमें भी इनकी इस तरीके से कई बार इनकी रचना पूछी जाती है। तो नारी के संबंध में, नारी की समस्याओं के संबंध में इनकी श्रृंखला कड़ी काफ़ी बेहतर रूप से उसमें इन्होंने वर्णन किया गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रजनी पट कथा के पात्र नहीं है। तो रजनी पट कथा के पात्र नहीं होंगे, कौन सा नहीं होगा? रजनी, अमित, निर्मला, लीला। इन क्वेश्चन को कुछ मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है, आपने देखा होगा तो। लेकिन आप निश्चित तौर पर NCERT का आपका बहुत मजबूती होगी, आप इसी प्रकार से अपना अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी देखते रहेंगे। तो कौन सा पात्र नहीं है? तो यहाँ पर आपने अपना आकलन कर दिया होगा, निर्मला जो है रजनी पटकथा के पात्र नहीं है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है, यह रजनी लगा हुआ है पटकथा, ठीक है। तो इसमें पात्र जो है, एक रजनी है, एक अमित है, एक लीला है, एक मास्टर साहब भी है इसमें, ठीक है, एक चपरासी भी है। लेकिन विशेष रूप से रजनी, अमित और लीला को आप नहीं भूलेंगे। रजनी पूछा जाएगा ये पटकथा किसकी है, इस पर फिल्म बनी है रजनीगंधा, ठीक है। यही सच है, जो कहानी है इस पर फिल्म बनी है रजनीगंधा। और रजनीगंधा में वही पात्र हैं जो रजनी में भी पात्र हैं, क्योंकि पटकथा यानी फिल्म के लिए जो पहले पहले कोई भी चीज़ें जो से कोई उपन्यास या कहानी रहती है, उसको जो है उस रूप से एक फिल्म के लिए जो है एक पटकथा लिखी जाती है, और वही फिर जो है फिल्म बन जाती है या धारावाहिक रूप में परिणित हो जाती है, ठीक है। तो यही सच है, पर फिल्म बनी है रजनीगंधा। रजनीगंधा में भी यही पात्र है और रजनी में भी यही पात्र है, आप नोट कर लेना। अब निर्मला है कौन? तो निर्मला, आप इनके 4 पटकथाएं विशेष रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले तो रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ठीक है, ये क्या है, इनकी पटकथा है। आगे तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? सरदा, लज्जा, चिंता, ईड़ा। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि यह पंक्तियां किसकी हैं। तो कामायनी में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि इसमें 15 सर्ग हैं, 1935 की रचना है, ठीक है। तो आप पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में इसी प्रकार से, तो आपने आकलन कर दिया होगा, यह जो है लज्जा सर्ग से है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सरदा देखा होगा, सरदा आपने टिक लगाया होगा। इसी रूप में मैंने निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को यहाँ से गढ़ने की कोशिश की कि आपका आकलन जो है आप रटे ना, आपका आकलन एक आकलन जो हो सके, एक चिंतनात्मक हो सके, व्यवहारिक तौर पर हो सके, ठीक है। कोमल किसले के आंचल में नन्ही कलियां जूक छिपती सी, यह भी कामिनी का है और यह 2018 में पूछा गया था। और जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियां इसी प्रकार से पूछी गई थी 2018 में। 2021 में क्या पूछा गया था? भारतेंदु की 2 जो है 2 कविताओं या किसी भी प्रकार से उनकी पंक्तियां पूछी गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि इस बार ना पूछे तो दूसरी बार इस प्रकार का चलन चलता है, जो बेहतर रूप से जिनका उल्लेख है, जो प्रसिद्धि जिनकी है, ठीक है। तो इनकी तो काफ़ी अच्छी पंक्तियां काफ़ी बार पूछी जाती है, और इसमें पूछा जाता है कि कई बार पूछा जाता है इसमें अलंकार। तो देखो यहाँ पर पीयूष स्रोत सी बहा करो, सी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, तो कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो है उपमा रूपक अलंकार होगा, और जो है यहाँ पर नगतल, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार भी आएगा। पहले रूपक आएगा और फिर उपमा आएगा। अगर उपमा नहीं है तो उपमा दिया होगा तो उपमा आएगा, और उपमा नहीं दिया होगा तो रूपक अलंकार होगा। कई बार आ जाता है, ऐसा देख लेना। अक्सर क्या होता है, आपने नेट JRF या आपने KBS या आपने दिया होगा लेक्चरर में, तो अक्सर पूछा जाता है। जैसे क्योंकि काफ़ी पंक्तियां ऐसी हैं जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जिसमें अलंकार पूछा जाता है। जैसे कि आपने रीतिकाल में देखा होगा, सिंगारी कवि,
ठीक है। तो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पूछा जाता है, बिहारी की आपने रचनाएं, बिहारी की आपने देखा होगा, ठीक है, पंक्तियाँ देखा होगा आपने, काव्य की पंक्तियाँ, तो अक्सर उसमें अलंकार पूछा जाता है। तो कभी अगर पंक्तियाँ ना पूछकर अलंकार भी पूछा जाता है। अब 2016 में मैंने ऐसी ही एक पंक्ति देखी थी, जो हरिओद की थी प्रिय प्रवास में, ठीक है, द्रुत विलंबित छंद पूछा गया था उसमें। तो कई बार अपना दिमाग को टटोलने की आवश्यकता है। उसमें अगर कोई प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तो एक ही दृश्य, एक ही बिंब उसमें ना डाले, उसकी जो है व्याख्या करने की कोशिश करे, उसका अलंकार भी जानने की कोशिश करे उसमें, क्योंकि आपके पास अलंकार लगा हुआ, काव्य शास्त्र का अलंकार, छंद और रस लगा हुआ है। तो कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो फिर वहाँ पर हमें क्या होता है, अगर हमें पता है कि यह पंक्तियाँ किस कवि की है, अगर आ जाता है अलंकार या छंद किस क्या होगा, तो वहाँ पर हमें संशय हो जाता है, ठीक है। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोरंजनी हस्तलिखित पत्रिका जो श्रीनगर से निकलती थी, इसका संपादन किसने किया? मनोरंजनी एक पत्रिका थी जो श्रीनगर से निकलती थी, उत्तराखंड से, ठीक है, और हस्तलिखित थी। आप बताओ कि उस समय में जो है हस्तलिखित, जो है हाथ से लिखी, पेन से लिखी हुई जो है पत्रिका छपती थी, तो कितनी महानता, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी उन व्यक्तियों में। हेमंती नंदन बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा, मंगलेश डबराल, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, तो किसका होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा, यह मनोरंजनी पत्रिका किसकी है? यह पीताम्बर दत्त बर्तवाल की है, ठीक है। और पीताम्बर दत्त बर्तवाल का काफ़ी प्रसिद्धि हमें तब कहाँ पर है, जब हम पढ़ते हैं नाथ संप्रदाय। जैसे हम आदिकाल में हम पढ़ते थे ना, हम रासों का पढ़ते हैं, रास का पढ़ते हैं, जैन का पढ़ते हैं, सिद्धों को पढ़ते हैं और नाथों को पढ़ते हैं। तो नाथों में जैसे गोरखनाथ का काफ़ी प्रसिद्ध रचना कई बार पूछी जाती है। तो गोरखनाथ का संपादन किसने किया था? इन्होंने किया था। उसमें कार्यकाल क्या माना था? तो 12-13 इन्होंने कुछ इस प्रकार से इनका कार्य माना था, ठीक है। तो गोरखनाथ पर इन्होंने जो लिखा था, इनकी पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, इनकी। उसके बाद इनकी एक पत्रिका और है, हिटमैन, ठीक है, अंग्रेजी पत्रिका है ये, काफ़ी प्रसिद्ध जो है ये पत्रिका है। और इनकी प्रसिद्धि यही नहीं, प्रथम हिंदी में शोधकर्ता भी थे ये, ठीक है, शोधकर्ता थे। 1933 में इन्होंने प्रथम शोध जो है डिग्री प्राप्त की थी, ठीक है। इसको इस में लाने का महत्व यही था कि यह जो है उत्तराखंड से समेत एनसीईआरटी में पूछा जाता है। पांचवा है, निम्न में से कौन सी कविता निराला की नहीं है? अतिमा, सरोज स्मृति, भिक्षुक, बादल राग। अब बादल राग आपके उसमें लगा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन सी निराला की कविता नहीं है, यह आपने देखना है, ठीक है। तो आपने इसका आकलन मूल्यांकन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा अतिमा, ठीक है। अतिमा किसकी है? पंथ की है, ठीक है। और जो है निराला की कौन सा है? अड़िमा है, ठीक है, निराला की कौन सा है? अड़िमा है, ठीक है। पंत की सरोद स्मृति 35 की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और अपनी पुत्री सरोद स्मृति की याद में जब अल्पकाल में उनका उनका निधन हो गया था बालिका का, तो उसमें इन्होंने लिखी थी। और इसको जो है शोक गीत, संसार का पहला शोक गीत भी माना जाता है, ठीक है। बादल राग आपके उसमें लगा हुआ है 6 भागों में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। इसी प्रकार से जो है केबीएस अन्य बनते हैं, लेकिन यह ना सोचे कि यह क्वेश्चन आपके स्तर से ऊंचे हैं। आपका अब यह करें कि हमारा मूल्यांकन आकलन बेहतर रूप से चिंतन शक्ति कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। आगे 6 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई, ठीक है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म बनाई थी, किसकी रचना पर? कौन सी रचना थी? मेंटल, बदबू, दाजू, गलता लोहा। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा क्या? दाजू, ठीक है। दाजू मतलब बड़ा भाई, ठीक है, जैसे कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं दाजू, आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। दाजू काफ़ी ये एक फेवरेट है वाक्य है, जिसमें जिसे हम बाहर किसी प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं, तो गढ़वाल में अपने से बड़े का ज़्यादा प्रयोग होता है, कुमाऊं में दाजू शब्द का, ठीक है। तो इस पे जो है क्या फिल्म बनी थी? गलता लोहा आपके इसमें लगा हुआ है, और पिछले बार भी यहाँ से पूछा गया था। इसके बारे में भी हमने धनी राम मोहन के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, काफ़ी विस्तार से पढ़ाया भी है, और एनसीईआरटी में भी एक स्पेशल क्लास मैंने चलाई थी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का,
मंगलेश डबराल की यात्रा वृत्तांत है। तो मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत कौन सा होगा? घर का रास्ता, एक बार आयोवा, संगतकार, हम जो देखते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर 7 का? तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो काफ़ी प्रसिद्ध, पिछले बार भी एलटी लेक्चर में पूछा गया था यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार आयोवा। ठीक है, आयोवा। अब देखो, जो हम देखते हैं इनके काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम जो देखते हैं इसमें इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, घर का रास्ता इनका काफ़ी प्रसिद्ध इनका काव्य है। संगतकार आपके उसमें लगा हुआ है, कवि ने कहा इनकी अन्य रचना है। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अनुभव के आकाश में चांद, जितने लोग उतने प्रेम, नाटक जारी है, महाकाल के बिना। तो 97 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था उन्हें? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, और इस चांद से संबंधित काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे मुक्तिबोध की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और उस पंथ की भी एक है, काला और बूढ़ा चांद। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चांद से संबंधित काफ़ी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से सुरेंद्र वर्मा की है, शिव प्रसाद सिंह की भी है चांद से संबंधित रचना। तो अनुभव के आकाश में चांद को क्या मिला था? 97 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पिछले बार लेक्चर में पूछा गया था, जितने लोग उतने प्रेम पूछा गया था, और जितने लोग उतने प्रेम को क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था 1918 में। बाकी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं यही है। नाटक जारिया काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार नाटक जारिया पूछा जाता है तो वहाँ पर संशय होता है, तो यह काव्य की रचना है। ठीक है, काव्य से संबंधित। आगे काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। महाभोज कहानी के रचनाकार है मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, नाशिरा शर्मा, शेखर जोशी। तो महाभोज काफ़ी प्रसिद्ध है। जो है यह क्वेश्चन जो है आपके लेक्चर 2021 में पूछा गया था, आपकी स्मृति को जगाना चाहूँगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैलेश मटियानी। ठीक है, अब मन्नू भंडारी क्यों नहीं होगा? मन्नू भंडारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज। ठीक है, जो कि 1979 की रचना है। इसी को उन्होंने रूपांतरित किया था और फिर नाटक 1982-83 में यह नाटक के रूप में भी जारी हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रचनाएं देखनी है। पिछले बार नायक खलनायक विदूषक पूछा गया था। ठीक है, तो वह रचना इनकी भी थी। 10वां नंबर का प्रश्न है, शीर्ष के फूल किस निबंध संग्रह में संकलित है? कल्पलता, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज। तो शीर्ष के फूल जो है आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है, तो यह किस में होगा? कल्पलता, अशोक के फूल, आलोक पर्व और कुटज। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्पलता में संग्रहित है। ठीक है, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है अशोक के फूल और आलोक पर्व। आलोक पर्व इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे हम 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है? जो नेताजी का चश्मा है आपके उसमें लगा हुआ है एनसीईआरटी में। कविता, संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का इसका सही आंसर होगा कहानी। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का है। ठीक है, और स्वयं प्रकाश की एक प्रसिद्ध रचना है मोहनदास। इसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2010 में। अब मोहनदास से आपकी स्मृति जगी होगी कि इसी प्रकार जो है एलटी 2021 में एक दास और पूछा गया था। कौन से दास थे वो? शायद में आपकी स्मृति जग चुकी होगी। तो 2021 में पूछा गया था इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, रामदास, जो कि रघुवीर सहायक की रचना थी। ठीक है, और मूल किताबों में आप देखोगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा इस प्रकार की रचनाएं, तो आप इधर उधर टटोलना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि इसी प्रकार की रचना पूछी गई थी। और प्रसिद्ध किसकी है? मोहनदास जो है स्वयं प्रकाश, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार पिछली बार जो है लेक्चरर में इसी प्रकार से पूछा गया था, खलनायक, नायक, विदूषक। अभी जस्ट इसी प्रकार से जो है EMRS में पूछा गया था। तो आप जब लगातार पेपर देते हो तो वहाँ पर देखने ये रटने से कुछ नहीं होगा। अपनी स्मृति को जगाने की कोशिश कीजिएगा, एकांत में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं बनता है, बस अपना चिंतन करने की आवश्यकता होती है, आकलन करने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस क्या है और आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर NCERT की मेरी क्लासें देखी होगी, उसमें देख लेना कि महादेवी वर्मा से संबंधित, जयशंकर प्रसाद से संबंधित बहुत से जो क्वेश्चन थोड़ा से हट के बने थे, मूल रूप से हट के ये गौण रूप में बने थे, वो क्वेश्चन उनसे आए थे, क्योंकि उसमें सारे मैंने बताया था। अगर आपको ध्यान होगा, अभी भी देख लेना आप लोग, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित नंदन पंत और राहुल शक्रित्यान, इनकी रचनाएं, जो रचनाओं के साथ मैंने संस्मरण, जो भी उनकी अन्य विधाएं हैं, जैसे राहुल शक्रित्यान के उसमें उपन्यास था, कहानी उनकी थी, ठीक है, संस्मरण थी, जीवनी थी, तो उसके बारे में पूर्ण बता चुका। तो सारे क्वेश्चन वहाँ से कुछ बने थे। तो आप लोग ज़रा देखने की कोशिश करना और अपना आकलन जरूर करना। आप देखें कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ से देखें यहाँ से, लेकिन जो आपकी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से देखने की कोशिश करें। आज दौड़ जो है अंधी दौड़ है, अगर एक के पीछे जाएंगे तो 100 लोग उसके पीछे जाएंगे, पूछेंगे नहीं कि हम दौड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आप फिल्मों में, पटकथाओं में देखते होंगे, वास्तविकता यही है। जहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग दिखाई देते हम उन्हें देख, लेकिन हम सत्य को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते कि इससे हमें क्या मिल रहा है, और वास्तव में इससे हमें ग्रहण करने की क्षमता है नहीं है। तो महत्वपूर्ण यह है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का। माखन लाल चतुर्वेदी की कविता कौन सी नहीं है? कैदी, कोकिला, सिपाही, हित तरंगणी, हिम कीर्तनी। तो कौन सी रचना नहीं होगी? काफ़ी प्रसिद्ध है ये तो रचना, आपकी 2-4 रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, और NCERT में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन बना होगा, लेकिन कर दिया होगा आपने, आकलन कर दिया होगा, अलग ही दिख रहा है कि वास्तव में क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हित तरंगिणी होगा। निश्चित तौर पर ज़्यादा लोगों का आकलन सिपाही होगा, लेकिन नहीं, हित तरंगिणी होगा, उनकी हिम तरंगिणी है। ठीक है, और ये हित तरंगिणी किसकी है? हित तरंगिणी जो है कृपाराम की है। इसको शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में पहले ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कृपाराम की है। ठीक है, रीतिकाल में एक कृपाराम का जो है उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, और पहले रीतिकाल का ग्रंथ में भी इन्हें माना जाता है, ये क्रम से। ठीक है, एक तरह से हम सबसे पहले माने तो हम कृपाराम को मानेंगे, उसके बाद हम जो है केशव को मानेंगे परंपरा के हिसाब से, और एक सतत परंपरा या रचनाओं के आधार को मानेंगे तो चिंतामणि, क्योंकि आप चिंतामणि को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसको माना था? चिंतामणि को। अब जैसे हम देखते हैं दो कवियों को, एक केशवदास को और दूसरा देखते हैं हम किसको? सेनापति को। उनको कहाँ पढ़ते हैं हम? उनको राम काव्य में हम पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैदी कोकिला NCERT में लगी, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कैदी कोकिला एक देहरादून में प्रतिष्ठित बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है, वहाँ पर इसकी पंक्तियाँ लगी हुई है। अब आप देखना, आपको मालूम होगी कहाँ पर यह पंक्तियाँ लगी हुई है इतने बड़े संस्थान में, तो आप मुझे कमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि हिम तरंगिणी और हित तरंगिणी। अब हित तरंगिणी तो इनका हो गया, हिम तरंगिणी। अब जो है हिम तरंगिणी को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में, पहला। ठीक है, पहला पुरस्कार मिला था 55 में। ठीक है, और हिम कीर्तनी इनकी पहली रचना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल हैं, 10 बार आप उन्हें पढ़ चुके हैं, 10 बार रट चुके हैं, बस आपके आकलन करने की आपकी चिंतन शक्ति नहीं जग रही है, तो उसे जगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका चिंतन आत्मा ज्ञान बढ़ सके। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, वही सिंपल क्वेश्चन है जो दिनचर्या में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द में ढकी एक पुरानी किताब। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सुदामा पांडे, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं
और एक जिज्ञासा जगाने के लिए भी है कि जब आपकी किताबें काफ़ी दिनों तक बंद रहती है तो इसका मतलब यह है कि हम जब देखते हैं कि काफ़ी समय 1 साल 2 साल 6 महीने जब किताबों को हो जाते तो आपने देखा हो कि छोटे छोटे धुंध जिस प्रकार में उन पर लग जाती है और एक स्माइल जैसी आने लगती है, ठीक है, या खुशबू बोलो स्माइल बोलो किताबों में, तो हमें अजीब जैसा लगता है और फिर जैसे हम देखते हैं उसको अपने नोट्स को देखते हुए एक याद ताज़ा हो जाती है कि वास्तव में मैंने इस प्रकार से लिखा था, तब इस प्रकार का हम अध्ययन करते थे। या तो आपकी डायरी होगी और डायरी नहीं भी आप लिखते हैं तो आपने वो कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार का जो है मन में इस प्रकार की बातों का संचार तब होता है। तो कितनी अच्छी बातें हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो मैं इधर उधर से ढूंढ के नहीं लाया हूँ, ज़्यादातर पंक्तियाँ आपको देखने को वहीं से मिलेगी अंदर से, ठीक है। बस यही है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान किसका किस ओर जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। 14 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ और लोग हमेशा दिनचर्या के जीवन में इस पंक्तियों को जो है गुनगुनाते रहते होंगे। तो यह पंक्तियाँ किससे है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। और फिर भक्ति काल से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राम काव्य से विशेष करके। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। आज लोगों की इतनी भक्ति जग रही है रामचंद्र के प्रति, पूर्वजों ने तो की होगी नहीं की होगी, लेकिन आज ज़्यादा जग रही होगी आज के युग में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अपने दिलों में स्मरण करने से बहुत बड़ी महत्व है, ना कि दिखाने से। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी विनय पत्रिका से, ठीक है। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, अब संस्कृत के इसमें कुछ क्वेश्चन है संस्कृत के, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी रीति है? पांचाली, लाठी, लाठी ये पीछे से टी टी काट देना, वैदर्भी, गौणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने सर्ग हैं और किस विधा की रचना है और कितने छंद हैं, यह आ चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे आप इसमें कौन सी रीति है। तो 3 प्रकार की रीतियां होती है ना, आपने देखा होगा, वैदर्भी, गैणी, गौणी, पांचाली और लाठी, चौथी जो है लाठी भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है, वैदर्भी, ठीक है। तो वैदर्भी में जो है इसका अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति में लिखी गई है। अब इसमें सर्ग कितने? 7 सर्ग हैं। इसमें छंद कितने? 24 छंद हैं। ये 24 छंद जो है पूछा गया था एलटी लेक्चरार 2021 में, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें अब आ सकता है कि उपमाएं कितने? 180 उपमाएं इसमें हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। और ये रीतियां हम पढ़ते हैं, जैसे दोनों रीतियां को इसको कायब साथ में पढ़ते हैं, तो काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है एलटी लेक्चर और नेट जीआरएफ का। लेकिन यहाँ पर कम ही पूछा जाता है उत्तराखंड में। वैदर्भी और गैणी जो गौणी रीति है, तो इसको जो है किसने माना था? तो इसको जो है मम्मट और दंडी ने माना था। लेकिन जब उन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की किसने? वामन ने। तो उन्होंने तीसरी रीत को इसमें शामिल किया, तो पांचाली। इसलिए तब प्रसिद्ध जो है 3 रीतियां हो गई, और 3 रीतियां काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वैदर्भी, गैणी, गौणी और पांचाली। फिर उसमें रुद्रट आए। रुद्रट महोदय ने क्या किया? लाठी रीति को लेकर आए। कई बार पूछा जाता है कि लाठी रीति का जो है किसने किया था? तो यह जो है रुद्रट ने लाए थे। क्या परिवर्तन जो है किसने किया था? रुद्रट ने किया था लाठी। पांचाली का किसने किया था? वामन ने किया। और 2 रीतियों पहले से मम्मट और दांडी मानते थे, वैदर्भी, गढ़ी। तो यह क्वेश्चन लेक्चरर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालिदास नाटक नहीं है? कालिदास का नाटक नहीं है, ठीक है। और कालिदास का तो हमेशा पूछा ही जाता है। मालवी, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कौन सा होगा इसमें? नाटक की बात है, सारी रचना उनकी है, लेकिन नाटक की बात कर रहा है कि नाटक कौन सा नहीं है। तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो जो है रघुवंशम जो है नाटक नहीं है, काव्य है, ठीक है।
कुमार संभव और रघुवंशम दो महत्वपूर्ण है। और रघुवंशम तो काफ़ी, जैसे शकुंतला नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी तरीके से रघुवंशम काव्य काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रघुवंशम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें सर्ग पूछा जाता है 19 और राजा पूछे जाते हैं। तो इसमें राजा कहीं पर कि कितने राजाओं का वर्णन किया गया तो काफ़ी मतभेद होता है। कहीं पर हमें 19 मिलता है, 29 मिलता है, कहीं पर 31 मिलता है। लेकिन वास्तव में इसमें 19 राजाएं हैं, 2 राजाएं इसमें और हैं, तो 31 राजाएं उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका भी अध्ययन करना है। और कालिदास की रचना तो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऋतुक संहार है, मेघदूतम, मेघदूत है इनका, ये 6-7 रचना इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जमाना गया जब रचना ही पूछेगा। अब जो है आधुनिकता आ चुकी है, पेपर का मॉडल पूर्ण रूप से बदल चुका है, तो वहाँ पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, रचनात्मक क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे अलंकार पूछ दिया, छंद पूछ दिया, और विशेष रूप से सर्ग या अंक पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है नमोधन अस्तु। नमोधन अस्तु में क्या होगा? बराबर नमस्तु में कौन सी संधि होगी? नमोधन अस्तु बराबर नमस्तु में कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि, गुण संधि, पर रूप संधि, प्राकृतिक भाव संधि। अब काफ़ी संधियों का नाम आप नए सुन रहे होंगे, लेकिन संस्कृत तो आपको आप पढ़ोगे तो संस्कृत की किताब पढ़ोगे तो उसमें 40-50 संधियों का नाम आपको मिलेगा। ठीक है, 20-30 संधियाँ तो है ही हैं उसमें। आम रूप से हम तीनों संधियाँ पढ़ते हैं। तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा 17 नंबर का। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर का होगा, सही आंसर होगा पूर्व रूप संधि होगा इसका। ठीक है, पूर्व रूप संधि होगा इसका। 18 नंबर का प्रश्न है महाकाव्य में कौन सा समास होगा? महाकाव्य में कौन सा समाज, तो आपने पढ़ाई होगा ना, तो संस्कृत में समाज भी आ गया। उपमा पूर्वपद कर्मधारी, विशेषण पूर्वपद कर्मधारी, रूपक कर्मधारी, और उभय पद विशेषण कर्मधारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 का? जिसका सही होगा विशेषण पूर्व पद कर्मधारी। ठीक है, महाकाव्य, महान है जो काव्य। ठीक है, तो विशेष और विशेष होता ही है वो, उसमें किसमें होता? कर्मधारी में। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे महादेव, महान है जो देव, महात्मा, महान है जो आत्मा, महाकवि, है जो कवि, महाराज, महा है जो राजा। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई बड़े नाम, अगर कन्फ्यूजन हो भी रहा होगा, आपकी खोपड़ी यहाँ पर चकरा या चक्कर कर रही होगी, तो आप फिर भी विशेष और हिंदी के रूप से भी, आप हिंदी के माध्यम से भी इस प्रकार से आकलन कर सकते हैं। बस थोड़ा आप जोर, अपने दिमाग में जोर देने की आवश्यकता है। और यहाँ आपकी खोपड़ी घूमेगी तो निश्चित तौर पे एग्जाम में क्या स्थिति होगी आप खुद ही जान सकते हो। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, इस तरीके से अध्ययन करना ही करना होगा। 19 नंबर का प्रश्न है अस्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। ठीक है, अस्मद शब्द पिछले बार भी पूछा गया था, तो पंचम विभक्ति बहुवचन रूप पूछा जा रहा है, तो मत यहाँ पर हलंत लगा देना। ठीक है, ये कोमा कोमा मैंने डैश पीछे से लगा रखा है ना, तो इसको हलंत समझना आप लोग। मत अवाभ्यम अस्मद अस्माभ्यम अस्मभ्यम। तो क्या होगा इसका? मत अवाभ्यम अस्मत और अस्माभ्यम। आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? और यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन जरूर बनेगा निश्चित तौर पे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। इसका आंसर होगा सी, यानी अस्मत। भ्याम नहीं होगा, जैसे राम के रूप में तो होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ में भी होता है, और भ्यम भ्यम जो है पंचम, तृतीय में भी होता है, और पंचम और षष्ठी में जो है भ्यम भ्यम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा, लेकिन अस्मद होगा इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप में। ठीक है, अब इसका जो है पंचम विभक्ति कैसे चलेगा? मत अवाभ्यम और अस्मत होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका चलेगा। आगे 20वां नंबर का प्रश्न है गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल कर देने? इसका काल है गमिष्यति। ठीक है, तो गमिष्यति में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है, तो गमिष्यति में क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी भविष्य काल होगा। लट
में क्या होगा वर्तमान काल, लर्ट में क्या होगा भविष्य काल, लंग में क्या होगा भूतकाल और लोट में क्या होगा आज्ञा काल। इसी प्रकार से 2018 में पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल था। लेकिन अगर विभक्ति पूछेगा तो वहाँ से कन्फ्यूजन बनेगा, विशेष रूप से जिनका संस्कृत नहीं है, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हमें सर ये मालूम नहीं है, हमें ये भेज दीजिएगा, और अभी ऐसी बात कभी हुई थी, तो काफ़ी एक विद्वान लोग थे संस्कृत वाले, उनने कहा संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लुसेंट पढ़ो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसलिए अपना अध्ययन पर जोर दीजिएगा। आप दूसरों के चक्कर में पढ़ोगे तो अब निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब जरूर होगी, क्योंकि आप जो दोगे आप तो अपना बता दोगे, आप अपना मैटर दोगे, लेकिन दूसरा आपको मैटर नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपकी कोई सहायता करता है तो निश्चित तौर पर उसकी सहायता कीजिएगा। आपका ज्ञान जहाँ पर है, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, आपका रुपया पैसा सब कुछ घट सकता है मित्रों, लेकिन आपका ज्ञान कभी नहीं घट सकता है। दूसरों को बांट कर आपका ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये हमारी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है, कि हम सोचते हैं कि हमारे नोट से कोई इस तरीके से हम बात करेंगे, किसी से कुछ बताएंगे तो उल्टा बताएगा, सीधा नहीं बताएगा। कुछ लोग हैं, मानवता हैं, कुछ बेचारे इतने सीधे भोले लोग भी होते हैं कि दूसरा ना भी बताए तो वो अपना सारा किताब खोल कर रख देते हैं, आपके नोट्स किस प्रकार का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कौन सी मैं बुकों का कर रहा हूँ। तो ऐसी समस्या आती हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर दूसरों का हित करके हित होता तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, अपना हित करके हित समझोगे तो असंभव है निश्चित तौर पर, ठीक है। तो हेल्प करने में कोई गुरेज नहीं है, आप अगर दूसरे की सहायता करते हो। अब देखते हैं, हम संपूर्ण साहित्य के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर का प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई, कितनी बताई? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे, 3 बताई, 5, 10 और 8। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 10 बताई थी, ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है, विभव अनुभव विभाचारी भाव संयोगा दृश्य निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछा जाता है। लोलट, भरत मुनि, नायक, अभिनव गुप्त। विभव अनुभव भाव विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, तो यह किसका है? तो आपने इसका आंकलन, यह भरत मुनि का है, ठीक है, रस सूत्र के प्रणेता। 53 नंबर का प्रश्न है, बिनु पद चले पर बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? डायरेक्ट आंसर देंगे आप, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हम आंकलन विश्लेषण नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी विभावना होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, कुनाऊ नदी कविता संग्रह के कवि हैं, तो कौन है कुनाऊ नदी? आपने आकलन कर दिया होगा। तो कुनाऊ नदी किसका है? 54 नंबर का क्या होगा? तो 54 नंबर का होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 55 नंबर का, आज्ञा की रचना है, तो आज्ञा की कौन सी रचना होगी? तो आज्ञा की रचना होगी, कौन सी होगी? 2, यानी बी होगा, हरी घास पर क्षणभर। 56 नंबर का प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, तो कौन होगा? किसका होगा आंगन के पार द्वार? तो यह किसका है? आज्ञा का है यह, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के 57 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यह किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। 58 नंबर का प्रश्न है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो असाध्य वीणा किसकी रचना है? 58 का है, तो यह किसकी रचना है? आज्ञा की है, ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं, तो नीरजा किसकी रचना है? तो काफ़ी प्रसिद्ध है नीरजा, यह किसकी रचना है? आपने आकलन कर दिया होगा, यह महादेवी वर्मा की है। 60 नंबर का प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय किसकी रचना है? तो यह इसका आंसर होगा बी, यानी 2, सियाराम शरणगुप्त। 61 नंबर का प्रश्न है, प्रेमवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? तो किस कविता से संबंधित यह पात्र होगा? 61 नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? असाध्य वीणा होगा, ठीक है। आगे प्रश्न है 62 नंबर का, चांद का मुंह टेढ़ा के रचिता हैं, तो किसका होगा? 2, यानी मुक्तिबोध का होगा। 63 नंबर का प्रश्न है, अरुण और मधुलिका
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं या नाटक की पंक्तियां, ठीक है। और चंद्रगुप्त की पंक्तियों का है, ठीक है। अरुण यह कार्यालय का पात्र के है साहित्य में। चंद्रगुप्त से यह एक पंक्ति है, अरुण मधुमेह देश हमारा, ठीक है। तो अरुण और मधुलिका किस, ये अलग है और वह पंक्तियां काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो स्मृति जगा रहा हूँ। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? 63 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 यानी पुरस्कार होगा। 64 नंबर का क्या होगा? 64 नंबर का हिंदी की पहली कहानी लेखिका तो कौन होगी? बंग महिला होगी। 66 नंबर का प्रश्न है, मैं बोरिशा इल्ला, मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? तो महुआ माझी। महुआ माझी कौन है? एक महुआ माझी जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ झारखंड की जो है एक राज्यसभा सदस्य भी है, ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास काफी प्रसिद्ध है, कौन सा होगा? तो शिव पूजन सहाय के जो एक प्रसिद्ध उपन्यास होगा देहाती दुनिया। अब देखो देहाती दुनिया 1926 की रचना है, उपन्यास है। इसको जो है क्रम में अगर माने तो इसको भी पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें राम शहर का वर्णन किया गया है। और उसके बाद अगर कालक्रम की बात हम करें तो किसका माना जाता है? रतिनाथ की चाची 1948 माना जाता है आंचलिक का, वो किसका माना जाता है? नागार्जुन की। और महिला आंचल जो है 1954 का माना जाता है रेणु की, और महिला आंचल को तो माना ही जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट को भी आप जोड़कर देखेंगे। 68 नंबर का प्रश्न है, यह पद बंधु था उपन्यास के लेखक, काफी प्रसिद्ध है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यह पद बंधु किसका होगा? यह होगा नरेश मेहता का। 69 नंबर का प्रश्न है, मरणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? तो किस उपन्यास के प्रमुख पात्र होगी मरणाल? या 69 नंबर का इसका होगा त्यागपत्र, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। जैनेन्द्र की है ये त्यागपत्र, परख, सुनीता, इनकी काफी प्रसिद्ध है। आगे 70 नंबर का प्रश्न है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। 70 नंबर का तो क्या होगा इसका? इसका होगा आवा। और जो आवा है ना, तो यह काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए भी है कि इसको क्या मिला था? इसको पहला व्यास सम्मान, महिला व्यास सम्मान प्राप्त करता थी वो यही थी। जैसे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था महिला को? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। और पहला जो है व्यास सम्मान किसको मिला था? तो पहला व्यास सम्मान जो कृष्णा सोपती को मिला था, जिंदगी नामा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो यह जो है पहला व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, काफी प्रसिद्ध है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन 2018 में बना था कि बंबई के मछुआरों के जीवन पर, ठीक है, वो उदय शंकर का नाटक था या उपन्यास था। तो कई क्वेश्चन इस प्रकार से आप देखोगे, अगर मिला के देखोगे तो आप नजर आप निश्चित तौर पर पड़ेगी। 71 नंबर का प्रश्न है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर जो आधारित है, इसका सही आंसर होगा मुन्नी मोबाइल। 72 नंबर का प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। अब उस एनसीईआरटी में हमने क्या किया था? महाभोज कहानी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आपने इसे आकलन कर दिया होगा, मन्नू भंडारी का, ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न। 73 नंबर का प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं, काफी प्रसिद्ध है। तो पाल गोमरा का स्कूटर किसका है? उदय प्रकाश का है, ठीक है। अभी हमने इस पर बारे में भी चर्चा की थी। 74 नंबर का प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, एक पति के, ठीक है। तो एक पति का किसका है? महेंद्र भल्ला। और एक पत्नी का किसका है? ममता कालिया का है, नोट रख लेना। पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो व्यंग्यकार कौन होगा? बेवड़ बनारसी, सी आंसर इसका होगा, बेड़ब बनारसी। 75। 76 नंबर का प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो काफ़ी प्रसिद्ध है आत्मजयी। तो आत्मजयी जयी किसकी रचना होगी, इसके बारे में मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी।
तो 76 नंबर का क्या होगा, आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की है। ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न है, कहानी के प्रमुख पात्र कौन से होते हैं। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। कहानी के जो तत्व होते हैं ना, और मैंने पूर्व में इसमें चर्चा की थी, कहानी के जो पाश्चात्य में 7 जो है तत्व होते हैं, लेकिन भारतीय तत्व में जो है 3 माने जाते हैं। तो पात्र होता है, कथोपकथन या कथोपकथन के बाद पात्र या नायक बोलते हैं जिसको। ठीक है, बिना नायक का तो हो ही नहीं सकता है, तो उसका बी होगा। 78 नंबर का प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। और यह हु जो है इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट में इसी प्रकार का क्वेश्चन कहाँ बना था, 21 में बना था, केवल कुछ इसमें चेंज किया गया था। इंसान के खंडर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन, तो कौन सा नहीं होगा 78 नंबर का। तो 78 नंबर का एक नहीं होगा, इंसान के खंडर होगा। ठीक है। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं होगा, 78 का 4 चरमोत्कर्ष होगा। ठीक है, डी होगा। और लास्ट होगा 80 नंबर का, टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी अभिकल्पकार होगा। ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छा है, अगर हमें आपको इससे कुछ मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी बेहतर ज्ञान इससे मिल सके। ठीक है। आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि, आपको एक रचनात्मक ज्ञान अगर मिल रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए लोग काफ़ी हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, कि जिससे आने वाली सूचना आप तक उपलब्ध हो सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। पुनः सभी मित्रों का धन्यवाद।